जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड IQ में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलेंगे नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ये नंबर सिस्टम का जो भी प्रश्न होता है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस पे दिया जाता है, लैंग्वेज बेस पे दिया जाता है। और इसे सॉल्व करने के लिए आज जो हम लोग टॉपिक का कवर करेंगे उसका जानकारी बहुत ज़रूरी होना होता है, जो कि हम लोग पूरे कवर करेंगे। और हर एक बार नंबर सिस्टम से हर एग्ज़ाम में संबंधित इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, जो कि लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन बराबर ऐसे क्वेश्चन को फंसाता है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उससे पहले आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसे कवर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो नंबर होता है हम लोग को सजाने के लिए उसे किसका आवश्यकता होती है? न्यूमेरल्स की आवश्यकता होती है। न्यूमेरल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूमेरल संख्या से ही बड़े से बड़ी संख्या बनती है। न्यूमेरल संख्या का शुरुआत जो है 0 से लेकर के 9 तक होती है, ना कि 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक इसलिए क्योंकि जो भी 1 डिजिट का संख्या बनाना हो, 2 डिजिट की संख्या बनाना हो, 3 डिजिट की संख्या बनाना हो, 4 डिजिट की संख्या बनाना हो, इस तरह से सारी संख्या को हम 0 से 9 तक की संख्या की मदद से सारी डिजिट का संख्या हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 10, क्यों नहीं माने? क्योंकि 10 को बनाने के लिए 1 और 0 की आवश्यकता होती है, मतलब इकाई के स्थान पे 0 और दहाई के स्थान पे 1, ठीक है। इसी तरह से 11 को बनाने की आवश्यकता क्या है? 11 को बनाने के लिए आवश्यक जो डिजिट है वो क्या? इकाई के स्थान पे 1 है, दहाई के स्थान पे भी 1 है, ठीक है। इस तरह से बड़ी बड़ी संख्या को भी हम लोग जैसे 121 बनाएंगे तो इसके लिए भी इकाई के स्थान पे 1, दहाई के स्थान पे 2 और 100 के स्थान पे जो है सो कितना 1 की आवश्यकता है पड़ती है, जो कि हम लोग 0 से लेकर के 9 तक की सारी संख्या की मदद से कोई भी डिजिट को हम लोग बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जान गए यहाँ पे कि न्यूमेरल संख्या जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर के 9 तक। अगला जो टॉपिक है ये है, जैसे हम लोग पूछ लिया जाता है, बराबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जो कि जातीय मान और स्थानीय मान पूछ लिया जाता है। तो प्लेस वैल्यू पहले जानते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू का स्थानीय मान हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान कोई भी डिजिट का दे दिया जाता हो, जैसे 6, 7, 8, 5 का स्थानीय मान 6, 7, 5 में 5 का स्थानीय मान, ठीक है। 5 का स्थानीय मान निकालना हो तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे बोला जा रहा है। तो 5 का स्थान जो कौन से स्थान पे है? तो इकाई के स्थान पे है। 7 का स्थानीय मान बोलता है, यहाँ पे 7 पूछ दिया जाता है, 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का स्थान कौन से स्थान पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे है। तो सैकड़ा के स्थान पे है, मतलब 7 × 100 करेंगे, 7 × 100 करेंगे, क्योंकि जो स्थान पे दिख रहा हो, जो भी डिजिट का पूछा जाए और जितने स्थान पे दिख रहा है उसी का उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 6 का पूछता, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा देख लेंगे कि 6 जो है सो बैठा हुआ है वो कौन से स्थान पे बैठा हुआ है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे बैठा हुआ है। तो 1000 × कौन सी संख्या? 6, तो 6 यानी इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6000, ठीक है। फिर इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा प्लेस वैल्यू हो गया। फिर है फेस वैल्यू। अगला देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? तो फेस वैल्यू का हिंदी होता है जातीय मान। क्वेश्चन पूछ लिया जाए 7, 5, 8, 2, 3 में 5 का जातीय मान 5 का जातीय मान क्या होगा, ठीक है। 5 का जातीय मान, तो यहाँ पे देखेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में जो अंतर है वो ये कि प्लेस वैल्यू वो स्थान के अनुसार से हम लोग डिसाइड करेंगे और वो स्थान जिस स्थान पे है उसके साथ मल्टीपल कर देते हैं। फेस वैल्यू में क्या होता है? जो हम लोग डिजिट को देख रहे हैं, जिसकी मांग की जा रही है यहाँ पे, वही डिजिट को उसी संख्या का वैल्यू मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, जो दिए गए संख्या है उसमें 5 का जातीय मान, तो 5 यहाँ पे 5 ही दिख रहा है, तो 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा। 2 का जातीय मान, तो 2 का जातीय मान 2 ही हो जाएगा। लेकिन ऐसे में ही इसी में ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि 7 का स्थानीय मान, 7 का जो है स्थानीय मान
प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू बनाते हैं। तो प्लेस वैल्यू 7 का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो प्लेस वैल्यू मतलब कौन से स्थान पे 7 बैठा हुआ है, तो देखिए इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे यानी 10,000 इंटू किससे मल्टीपल करेंगे, तो जो संख्या का पूछा गया है तो पूछा गया 7 को, यानी कितना हो जाएगा ये 70,000, ये 70,000 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान 70,000, लेकिन 7 का जातीय मान फेस वैल्यू पूछा जाए तो फेस वैल्यू 7 ही होगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ पाए होंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इससे फिर आ जाता है जो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ना पड़ता है, सबसे जरूरी चीज़ होती है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर जिसे प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक चल जाती हैं। ठीक है, कहाँ से लेकर, नेचुरल नंबर का शुरुआत जो सो 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक जाती है, मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से इन्फिनाइट तक चलते हैं। ठीक है, अगला है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, तो नेचुरल नंबर में जो प्राकृतिक संख्या होती है उससे पहले 0 को ऐड कर दिया जाता है, उसी को होल नंबर कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। देखिए 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से भी ये संख्याएं इन्फिनाइट तक चलेगी। ठीक है, इन्फिनाइट तक जाती हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से इन्फिनाइट तक चलती है, और होल नंबर कहाँ से, 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक चलती हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर जिसे पूर्णांक कहते हैं, हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या इंटीजर्स क्या होती हैं, इंटीजर्स 2 तरह की होती हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर को 2 भागों में बांटा गया है, नेगेटिव इंटीजर में और पॉजिटिव इंटीजर में। नेगेटिव इंटीजर में और पॉजिटिव इंटीजर में, नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ कहने का मतलब ये कि संख्या के पहले यदि माइनस साइन लग जाए तो उसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, और संख्या के पहले यदि पॉजिटिव साइन हो, मतलब संख्या के पहले पॉजिटिव साइन कहने का मतलब ये कि संख्या के पहले जब भी कुछ लिखा हो, कुछ भी नहीं हो, कोई भी साइन नहीं हो, तो उसे एज ए मान लिया जाता है उसे कि वो पॉजिटिव में है। जैसे +2 ना लिख करके सिर्फ 2 लिख दिया जाता है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स 2 भागों में बांटा जाता है, लेकिन इंटीजर्स नंबर्स जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है, तो नेगेटिव टर्म से। जैसे -1 बोल सकते हैं, -2, -3, -4 इस तरह से चल करके माइनस इन्फिनाइट तक चलती हैं, और फिर यहाँ पे 0 भी ऐड होती है इसमें, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से फिर इन्फिनाइट तक चलती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ पाए कि नेचुरल नंबर क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक चलती हैं। होल नंबर क्या होती है, जिसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक चलती है। ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर। क्या अब यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या होल नंबर एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो यस, क्योंकि होल नंबर यहाँ से ये तो क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकती है क्या, तो नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर बनने के लिए 1 से ही शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन होल नंबर की शुरुआत तो यहाँ तो 0 से हो रही है, तो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बन सकती। होल नंबर जो है, पूरा होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं बन सकती है, लेकिन पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकती है। ठीक है, मतलब कहा जाए कि पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं बन सकती, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन सकती है। अब आ जाते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स में क्या है कि पूरा होल नंबर भी संख्या हो जाएगी और नेचुरल नंबर भी कहा जा सकता है, कि इंटीजर्स में जो है पूरा होल नंबर भी मान सकते हैं और पूरा नेचुरल नंबर भी मान सकते हैं। तो नेचुरल नंबर क्यों, क्योंकि 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक तो चल ही रही है, और होल नंबर क्यों, क्योंकि होल नंबर के लिए 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक तो चल रही है, और इसमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला है सम और इवन नंबर। सम जिसे इवन इंग्लिश में बोलते हैं, सम नंबर, इवन नंबर जिसे सम संख्याएं कहते हैं, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, जो संख्या गिनती के वह संख्या जो जोड़ा के रूप में होती हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए
और या फिर इसे बोला जाए कि जो 2 4 जिसका इकाई अगर स्थान पे क्या हो जाता हो 2 4 6 8 ये सब सारे जो है सम संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है 2 4 6 8 10 12 इस तरह से चल करके पॉजिटिव सम संख्या इन्फिनाइट तक चलेंगी। ठीक है, जो कि क्या है ये सब सारा संख्या देखिए जोड़ा के रूप में है, ये जोड़ा के रूप में है, ये सब सारा जोड़ा के रूप में है। अब हमने यहाँ पे कहा कि जो अंतिम में क्या पाया जाता है 2 4 6 8। अब मान लीजिए लंबी संख्या है, ठीक है, ये एक बड़ी संख्या है, तो क्या ये इवेन नंबर है? तो बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि अंतिम डिजिट जो है यहाँ पे क्या है 8 है, और 8 जो है सो एक इवेन नंबर होता है। कोई भी संख्या 5 8 7 2 1 क्या ये इवेन नंबर होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अंतिम में कितना है 1 है, तो ये इवेन नंबर नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला संख्या 4 3 2 4 क्या ये इवेन नंबर होगी? तो इवेन नंबर होगी, क्योंकि ये अंतिम में क्या है इवेन नंबर है, मतलब ये एक जोड़ा के रूप में है, इवेन नंबर की संख्या है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं ऑड नंबर्स। अगला जो टॉपिक है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? जो जोड़ा के रूप में नहीं होता, जो टर्म जोड़ा के रूप में नहीं हो। ठीक है, तो जोड़ा के टर्म में कैसे? मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 13, मतलब एक छोड़ करके एक। सम को एक संख्या के घटाते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंतिम में जो भी संख्याएं हो जाएगी, जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 3 5 7 और 9 जो भी संख्या के अंतिम में पाई जाती हो वो संख्या क्या कहलाएंगी? ऑड नंबर कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल 4 8 7 3 क्या ये ऑड नंबर है? तो यस, क्योंकि अंतिम में क्या है 3 है। 4 3 7 1 क्या ये ऑड नंबर है? तो यस, क्योंकि अंतिम में 1 है, तो ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। और 4 7 3 2 8 क्या ये ऑड नंबर है या इवेन नंबर है? तो आपका जवाब होगा इवेन नंबर है। क्यों? क्योंकि अंतिम में जोड़ा का टर्म है 8 है, जो कि 8 होना चाहिए। इसमें 2 4 6 8 कोई भी संख्या के भी अंदर में, और ये 0। ठीक है, कोई भी संख्या के अंतिम में 2 4 6 8 और 0 यदि पाई जाती है तो वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 100 ले लिया जाए तो अंतिम में क्या है 0 है, तो ये भी एक जोड़ा के टर्म में है। ठीक है, चलिए उम्मीद है यहाँ तक आपको बखूबी आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला टर्म है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसे बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती है उसे समझ लीजिएगा। वह संख्या, गिनती का वह संख्या है जिसे गुणनखंड करने पे, इसके गुणनखंड करने पे एक और स्वयं के अलावा भी कोई और तीसरा टर्म आ जाए, तीसरा चौथा टर्म कुछ भी आ जाए। ठीक है, सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए, एक और स्वयं सिर्फ ना हो, उसके अलावा भी कोई तीसरा टर्म मिल जाए तो उसे भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 क्या एक कंपोजिट नंबर है? चेक करेंगे तो 2 में जो सो इसका गुणनखंड क्या हो सकते हैं? गुणनखंड 1 और 2 होगा, 1 और 2 गुणनखंड होगा। गुणनखंड करने का मतलब ये, जैसे बोल दिया था कि 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड क्या? 4 का गुणनखंड लिखने के लिए हम लोग ये सोचेंगे कि 4 जो है सो कौन कौन सी संख्या से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। तो 4 1 से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। 3 का गुणनखंड लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो 3 1 से भी भाग लग जाएंगे और 2 से नहीं लगेगी, 3 से, और मतलब स्वयं से भी भाग लग रही है और 1 से लग रही है। तो कंपोजिट नंबर वो संख्या कहलाती हैं जो स्वयं से और 1 के अलावा भी कोई तीसरे टर्म से भी भाज्य हो जाती है, उसी कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे 2, क्या 2 एक कंपोजिट नंबर है? तो 2 एक कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है सिर्फ 1 से भाग लग सकती है और 2 से, सिर्फ स्वयं से ही भाग लग सकती है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकती है। अगला चलते हैं 3।
तीन क्या कंपोजिट नंबर है, चेक करते हैं। तो 3 को भाग देने के लिए 1 से भी भाग लग सकती है और 3 से भी भाग लग सकती है। तीसरा कोई और टर्म है क्या, नहीं, तो ये भी जो है सो नई टर्म, ये भी नहीं हो सकती है। 4 को चेक करते हैं, तो 4 को चेक करने के लिए किससे किससे भाग लग सकती है, 1 से भाग लग सकती है, 2 से भी भाग लग सकती है और 4 से भाग लग सकती है। देखिए हमने बताया कि कंपोजिट नंबर वो संख्या होती है जो संख्या स्वयं से और 1 से भाग लग जाती हो, उसके अतिरिक्त भी कोई तीसरा टर्म भी से भाग लग जाते हो, उसी संख्या को कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए 1 से तो भाग लग ही रही है, अपना स्वयं से 4 जो संख्या है वो स्वयं से भाग लग जा रही है और तीसरी संख्या किसी से भी भाग लग जा रही है, जिसके कारण से 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इससे सारा कंपोजिट नंबर नहीं है, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है और 4 एक कंपोजिट नंबर है। चेक करते हैं 5 क्या कंपोजिट नंबर है, तो 5 को भाग देने के लिए 1 के भी टर्म से भी भाग लग जाएगा और दूसरे 2 से भी नहीं होगी, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं और सिर्फ 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, सिर्फ 2 ही टर्म, 1 और स्वयं से भाग लग रही, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगी। 6 को देखते हैं, तो 6 को क्या क्या हो जाएगा, 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भी भाग दे सकते हैं और 6 से भी भाग दे सकते हैं। तो हमने बताया कि जब 1 से और स्वयं से भाग लग जाती हो, इसके अतिरिक्त भी तीसरा चौथा कोई भी संख्या से भाग लग जाए तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 से भी और 3 से एक्स्ट्रा जो टर्म है उससे भी भाग लग जाएगा, मतलब 4, 6, 8, ठीक है, 9, इस तरह से सारे जो सो एक कंपोजिट नंबर्स हैं। उम्मीद है आप कंपोजिट नंबर समझ पाए होंगे। चलिए अगला देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर जिससे बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो गिनती का वह संख्या है जो जितने भी टर्म होते हैं गिनती में, वो संख्याएं का यदि उसका गुणनखंड 1 और स्वयं हो। अभी हम लोग कंपोजिट नंबर में क्या देखें कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी कोई तीसरा टर्म हो, लेकिन इसमें प्राइम नंबर में क्या होती है कि 1 और स्वयं हो। जैसे 2 क्या है, सिर्फ 1 है और स्वयं 2 ही है। ठीक है, 3 में क्या देखें, तो 3 में 1 है और स्वयं 3 ही है। 4 में क्या देखेंगे, तो 4 में 1 से भी भाग लग सकती है, 2 से भी भाग लग सकती है और 4 से भी भाग लग सकती है। तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा, ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि से हमने बताया कि प्राइम नंबर वो संख्या होती है, यानी अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिससे जो संख्या को चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए 1 से भी भाग लग जाना चाहिए और वो स्वयं से भाग लग जाना चाहिए, इसका तीसरा कोई भी टर्म ना मिले, तभी जो सो वो अभाज्य संख्या होती है। तो 2 जो सो एक अभाज्य संख्या ही हो जाएगी। 3 में क्या है, तो 3 भी देख रहे हैं कि 1 से भी भाग लग जा रही है और स्वयं 3 से भी भाग लग जा रही है, तीसरा कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, इस कारण से 3 भी जो है सो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं। 4 में क्या देख रहे हैं कि 4 में जो है 1 से भी और स्वयं 4 से भी भाग लग जा रही है, इसके अतिरिक्त भी कोई तीसरा टर्म भी मिल जा रहा है, जिसके वजह से मिल जाने की वजह से ही ये 4 जो सो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे। तो 2, 5, 7, अब 8 तो होगी नहीं, 9 को चेक करते हैं। 9 क्या एक अभाज्य संख्या है, लोग क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि जितने भी विषम संख्या हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। चेक करते हैं, देखिए 9 को क्या है, 9 के लिए 1 से भी भाग लग सकती है, 3 से भी भाग लग सकती है और 9 से भी भाग लग सकती है। ठीक है, तो 1 और स्वयं तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी तीसरी संख्या है, जिसकी वजह से 9 एक प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से सारी संख्या को हम लोग चेक कर पाएंगे। उम्मीद है आप प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या को चेक कर पाए होंगे। और सबसे जो छोटी प्राइम नंबर्स होती हैं वो 2, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या एक प्राइम नंबर्स है, क्या एक प्राइम नंबर्स है, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक जो है देखिएगा सब में से 1, 200 सब में से भाग लग जा रही है। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर्स नहीं है। चलिए अगला देखते हैं जो है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर जिसे सह अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो जो भी अभाज्य संख्या का जो नज़दीकी अभाज्य संख्याएं होती है उसका यदि HCF 1 आ जाए, जैसे अभी अभाज्य संख्या को हम लिखे थे 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से अभाज्य संख्याएं लिखे थे, ये सारे क्या थे अभाज्य संख्या। और हम बता रहे हैं
कि अभाज्य संख्या के जो नज़दीकी अभाज्य संख्या, दो नज़दीकी अभाज्य संख्या का यदि उसका एचसीएफ जो है, इसका एचसीएफ यदि एक आ जाए, एचसीएफ एक आ जाएगा, मतलब ये देखिएगा एचसीएफ जैसे मान लेते हैं 2 और 3 का ही लेते हैं, तो 2 और 3 का यदि एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। 3 और 5 का एचसीएफ लेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। 5 और 7 का एचसीएफ लेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन 3 और 9 का एचसीएफ लेंगे तो एक आएगा क्या? नहीं, 3 आएगा। तो जो 9 और 3 यहाँ पे एचसीएफ को प्राइम नंबर्स नहीं कर सकते हैं। 2 और 3 यहाँ पे को प्राइम नंबर्स होगा, 3 और 5 को प्राइम नंबर्स हो जाएगी, 5 और 7 को प्राइम नंबर हो जाएंगे, और 3 और 9 जो सो को प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसका एचसीएफ जो है 3 आ रही, एक नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं। इसमें है रेशनल नंबर। आगे चलते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या है जिसे पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के टर्म में मतलब पी बाई क्यू के टर्म लिख सकते हैं, ठीक है, जो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 4/3 क्या ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी? तो यस, क्योंकि जो सो ये पी, ये को 4 को पी माना जाए और क्यू को यहाँ पे 3 माना जाए, तो पी बाई क्यू के टर्म में लिख पा रहे हैं। लेकिन 4/0 जो क्या परिमेय संख्या कहलाएगी? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पी के टर्म में तो 4 है, लेकिन क्यू के टर्म में क्या हो रहा है? यहाँ पे 0, जबकि क्यू के टर्म में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर्स में 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, 4/2, 3/1, 7/4, ठीक है। ये सब सारे जो सो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अगला देखते हैं, अपरिमेय संख्या। अगला है टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होती है? जिसे हम लोग परिमेय संख्या या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं देखा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए √2, √3, ये सारा को जो सो तोड़ नहीं सकते हैं, कन्फर्म मतलब फिक्स वैल्यू के रूप में तोड़ नहीं सकते हैं। इसे भी फिक्स वैल्यू के टर्म में नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद और सारे भी डिजिट आते जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे पाई हो गया। क्या पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो पाई जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो मान होगा, पाई का मान जो 22/7 होता है, तो पाई का वैल्यू जो है रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो आपसे पूछा जाए तो पाई जो सो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। उम्मीद है आप इस टॉपिक को पूरे समझ पाए होंगे और आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। ऐसे ही वीडियो को आप शेयर करेंगे, और इसका जो अगला टॉपिक हम लोग चलेंगे जो डिविजिबिलिटी रूल है, जिसे विभाज्य का नियम जो कहा जाता है, इसे हम लोग अगले लेसन में हम लोग देख पाएंगे। और आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अपने मत जो सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।